तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक राज्य अपने समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का इतिहास शक्तिशाली साम्राज्यों, स्थापत्य चमत्कारों और एक साहित्यिक परंपरा की एक मनोरम गाथा है जो आज भी प्रेरित करती है। प्राचीन चेरा, चोल और पांड्य राज्यों से लेकर आधुनिक राज्य तक समय के माध्यम से तमिलनाडु की यात्रा उसकी स्थायी भावना का प्रमाण है। तमिल भाषा दुनिया की सबसे पुरानी जीवित शास्त्रीय भाषाओं में से एक है। इस भाषा ने क्षेत्र की पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संगम साहित्य, प्राचीन तमिल कविताओं और ग्रंथों का एक संग्रह प्रारंभिक तमिलों के जीवन, विश्वासों और मूल्यों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तमिलनाडु का सांस्कृतिक योगदान साहित्य से आगे तक फैला हुआ है। भरतनाट्यम का शास्त्रीय नृत्य रूप अपने सुंदर आंदोलनों और अभिव्यंजक कहानी के साथ तमिलनाडु में उत्पन्न हुआ और दुनिया भर में दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता रहता है। तमिलनाडु का सबसे पहला दर्ज इतिहास चेरा, चोल और पांड्य के प्राचीन तमिल राज्यों का है। प्राचीन तमिलनाडु के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में इन तीन राजवंशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे रणनीतिक व्यापार मार्गों पर वर्चस्व और नियंत्रण के लिए होड़ करते हुए लगातार युद्ध में लगे रहे। संगम युग, तमिल साहित्य का एक स्वर्ण युग, इन राज्यों के शासनकाल के दौरान फला फूला। संगम कवियों ने अपने उत्तम छंदों में तमिल जीवन, प्रेम और वीरता के सार को पकड़ लिया। तिरुक्कुरल तमिल साहित्य की एक कालातीत कृति जो नैतिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है, इसी युग के दौरान रची गई थी। उपजाऊ कावेरी डेल्टा क्षेत्र में स्थित चोल अपने कृषि कौशल और समुद्री ताकत के लिए जाने जाते थे। इन प्राचीन तमिल राज्यों ने एक समृद्ध और जीवंत संस्कृति की नींव रखी जो सदियों से विकसित होती रही। प्राचीन तमिल राज्यों के पतन के बाद पल्लव तमिलनाडु में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। 3वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन करते हुए पल्लवों ने उल्लेखनीय कलात्मक, स्थापत्य और धार्मिक उपलब्धियों के युग की शुरुआत की। महाबलीपुरम का शोर मंदिर, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, उनके स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। बंगाल की खाड़ी के दृश्य वाला यह ग्रेनाइट मास्टरपीस अपनी जटिल नक्काशी, ऊंचे टावरों और स्थापत्य शैलियों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। पल्लवों ने मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो बाद में चोलों के अधीन अपने चरम पर पहुंच गई। पल्लव काल के दौरान तमिलनाडु ने धार्मिक सद्भाव का उत्कर्ष देखा। पल्लव सहिष्णु शासक थे, जिन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को संरक्षण दिया। चोल साम्राज्य पल्लवों की छाया से उभरकर भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्यों में से एक बन गया। 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन करते हुए चोलों ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जो वर्तमान तमिलनाडु की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ था। चोल अपने समुद्री कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी शक्तिशाली नौसेना दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री मार्गों को नियंत्रित करती थी, जिससे वे चीन, श्रीविजय और खमेर साम्राज्य सहित दूर देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने में सक्षम थे। राजा राज चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में चोल साम्राज्य अपनी शक्ति और गौरव के शिखर पर पहुंच गया। राजा राज चोल प्रथम द्वारा निर्मित तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर चोल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। भगवान शिव को समर्पित यह विशाल ग्रेनाइट संरचना अपने विशाल आकार, जटिल नक्काशी और स्थापत्य प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। चोल साम्राज्य के पतन के बाद पांड्य वंश ने एक पुनरुत्थान का अनुभव किया, जिसने तमिलनाडु के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। बाद के पांड्य, जैसा कि वे जाने जाते हैं, ने 13वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन किया। मदुरई का मीनाक्षी अम्मन मंदिर जटिल नक्काशी से सजे अपने विशाल गोपुरमों के साथ पांड्य स्थापत्य भव्यता का एक शानदार उदाहरण है। 14वीं शताब्दी ईस्वी में प्रमुखता से उभरे विजयनगर साम्राज्य ने तमिलनाडु पर काफी प्रभाव डाला। विजयनगर शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे और दक्षिण भारत में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नायक शासक, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के जागीरदार के रूप में तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन किया, ने इस क्षेत्र के सांस्कृतिक परिदृश्य को
आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे कला, संगीत और नृत्य के संरक्षक थे और उनके दरबार सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र बन गए। 16वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी तक फैला नायक काल तमिलनाडु के इतिहास में एक विशिष्ट चरण का प्रतीक है, जिसकी विशेषता संस्कृतियों और कलात्मक नवाचारों का मेल है। नायक शासक, हालांकि तकनीकी रूप से विजयनगर साम्राज्य के जागीरदार थे, ने काफी स्वायत्तता का आनंद लिया और एक जीवंत सांस्कृतिक परिवेश को बढ़ावा दिया। नायक काल के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक कला और वास्तुकला का उत्कर्ष था। नायक शासक मंदिर निर्माण के महान संरक्षक थे और उन्होंने भव्य गोपुरमों, मंडपों और अन्य मंदिर संरचनाओं के निर्माण का कार्य सौंपा। नायक शासक संगीत और नृत्य के भी महान संरक्षक थे। उन्होंने प्रसिद्ध संगीतकारों और नर्तकों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनके संरक्षण से नए संगीत रूपों और नृत्य शैलियों का विकास हुआ। भारत में शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख प्रणालियों में से एक कर्नाटक संगीत की कला नायक शासकों के अधीन फली फूली। नायक काल में संस्कृतियों का मेल भी देखा गया, जिसमें विजयनगर साम्राज्य, दक्कन सल्तनत और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का प्रभाव था। 17वीं शताब्दी ईस्वी में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन ने तमिलनाडु के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। शुरुआत में व्यापार के लिए स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 ईस्वी में मद्रास, जो अब चेन्नई है, में अपनी पहली व्यापारिक चौकी स्थापित की। मद्रास तेजी से एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जिसने भारत और उसके बाहर के विभिन्न हिस्सों से व्यापारियों को आकर्षित किया। कंपनी का प्रभाव लगातार बढ़ता गया और उसने धीरे धीरे तमिलनाडु के बड़े हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया। मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया गया था, जिसमें एक विशाल क्षेत्र शामिल था, जिसमें वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्से शामिल थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन तमिलनाडु की प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। 20वीं शताब्दी ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का तमिलनाडु पर गहरा प्रभाव पड़ा। तमिलनाडु ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें इस क्षेत्र से कई नेता और कार्यकर्ता उभरे। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। 1953 में मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। शेष तमिल भाषी क्षेत्र मद्रास राज्य के रूप में जारी रहे। 1969 में मद्रास राज्य का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया, जो उसके लोगों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। अपने गठन के बाद से तमिलनाडु ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक विकास और सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। तमिलनाडु का इतिहास अपने लोगों की स्थायी भावना का प्रमाण है। प्राचीन तमिल राज्यों से लेकर आधुनिक राज्य तक तमिलनाडु ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन, कला और संस्कृति के उत्कर्ष और चुनौतियों के सामने अपने लोगों के लचीलेपन को देखा है। प्राचीन तमिल राज्यों ने एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की नींव रखी, जिसकी विशेषता भाषा, साहित्य और कला के प्रति प्रेम है। पल्लवों, चोलों, पांड्यों और नायकों ने अपने अपने तरीके से स्थापत्य चमत्कारों, कलात्मक नवाचारों और धार्मिक सद्भाव में योगदान दिया, जो तमिलनाडु के सांस्कृतिक परिदृश्य को परिभाषित करते हैं। औपनिवेशिक काल, हालांकि शोषण और पश्चिमी मूल्यों को थोपने से चिह्नित था, साथ ही महत्वपूर्ण परिवर्तन भी लाया, जिसने राज्य की आधुनिक पहचान को आकार दिया। स्वतंत्रता आंदोलन और बाद में एक भाषाई राज्य के रूप में तमिलनाडु का गठन राज्य के इतिहास में एक नए अध्याय का प्रतीक है। आज तमिलनाडु एक जीवंत और प्रगतिशील राज्य के रूप में खड़ा है, जिसे अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व है और एक उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध है।